नमस्कार दोस्तों, हेल्थ बडी अर्थात स्वास्थ्य मित्र चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है त्रिदोष। शब्द का अर्थ है तीन दोष। तीन दोष हैं वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ये तीनों दोष संतुलित अवस्था में होते हैं तो स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, और जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः लोगों को लगता है कि इनका नाम दोष है तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक ही होंगे, पर जो आयुर्वेद पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि इन्हें दोष इस अर्थ में कहा गया है कि ये धातुओं को दूषित करते हैं, लेकिन असंतुलित अवस्था में। संतुलित अवस्था में ये शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं, इसलिए दोष नाम होते हुए भी इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो कभी भी वात, पित्त, कफ को शरीर से खत्म नहीं किया जाता है, सिर्फ इनके असंतुलन को दूर किया जाता है। हम सब जानते हैं कि ये पूरा विश्व 5 महाभूतों से बना है। 5 महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये तीनों दोष हमारे शरीर में इन 5 महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे वायु महाभूत का प्रतिनिधित्व करता है वात दोष। वात दोष में आकाश महाभूत भी कुछ अंशों में मिला रहता है, और अग्नि महाभूत का प्रतिनिधित्व करता है पित्त दोष, तथा जल एवं पृथ्वी महाभूत का प्रतिनिधित्व करता है कफ दोष। इस प्रकार 5 महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये त्रिदोष हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में त्रिदोष का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। यदि आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से पूछेंगे कि 5 साल उन्होंने BA MS में क्या पढ़ा, तो वो आपको यही कहेंगे कि 5 साल उन्हें वात, पित्त, कफ को विस्तार से बताया गया है। तो अन्य विषय तो होते ही है, लेकिन हर साल वात, पित्त, कफ का कुछ और विस्तार होता है, क्योंकि रोग के डायग्नोसिस यानी निदान करना हो, चाहे रोग का चिकित्सा करना हो, हर जगह त्रिदोष का महत्व है। आपके शरीर की प्रकृति भी त्रिदोष पर ही निर्भर करती है। यहाँ मैं त्रिदोष और प्रकृति में थोड़ा अंतर आपको समझाना चाहूंगी। जब भी हम बात करते हैं कि वात दोष, पित्त दोष या कफ दोष, तो वो दोष हैं जो शरीर में अपने अपने विभिन्न स्थानों पे कार्य करते हैं अलग अलग। जैसे पित्त है तो मेटाबॉलिज्म करेगा, वात है तो जितने भी मूवमेंट हैं बॉडी के, शरीर के, वो करेगा, कफ है तो शरीर में लुब्रिकेशन करेगा। इसको हम विस्तार से आगे और देखेंगे जब अलग अलग प्रकार हम दोषों के देखेंगे। तो ये हुए दोष। प्रकृति क्या है? प्रकृति दोष से इसलिए अलग है कि प्रकृति कभी भी आपकी जीवन भर बदल नहीं सकती है। एक बार जब आप अपने माँ के पेट में आते हैं तो उस समय जो पिता से स्पर्म आता है और माँ से जो अंडाणु है, उन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है, और उस समय जो दोष उन माता और पिता से आए हुए अंश में होते हैं, उसी से आपकी प्रकृति शरीर की बन जाती है। तो वो आप जीवन भर नहीं बदल सकते हैं। प्रकृति के आधार पे आप अपना आहार विहार बदल सकते हैं। अब आप बात करते हैं दोष की। तो दोष बदल सकते हैं शरीर में थोड़ा बहुत, जैसे मौसम के आधार पे अलग अलग दोष का प्रकोप होता है, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस मौसम में कौन से दोष का प्रकोप होता है। उसी प्रकार दोष 24 घंटे में भी आपके शरीर में अपना अनुपात बदलते रहते हैं, थोड़ा बहुत आहार के आधार पे, भोजन के बाद की स्थितियों के आधार पे, और दिन और रात के घंटों के आधार पर। तो आप दोष और प्रकृति के अंतर को यदि समझ जाएंगे तो आधी बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम तीनों दोषों के मुख्य मुख्य कार्यों को जानेंगे। पहले वात दोष के कार्य देखते हैं। वात दोष शरीर की हर प्रकार की गतिविधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होता है। चाहे वो आंखें झपकाना हो, चाहे आप कोई सामान उठा रहे हैं तो मांसपेशियों का मूवमेंट हो, चाहे आपके शरीर में आपके दिमाग से शरीर के अंदर जाने वाली
तंत्रिकाओं द्वारा भेजे गए नर्व इम्पल्स हो, वो सारा जो गतिविधि है वो वात दोष कर रहा है। हृदय का धड़कना, रक्त का पूरे शरीर में संचार होना, मल मूत्र का त्याग आदि जितनी भी गतिविधियां हैं शरीर की, वो सब वात दोष के कारण ही होती है। अब वात दोष शरीर में कहाँ कहाँ मुख्य रूप से रहता है, वात के मुख्य स्थान हम देखेंगे। वैसे तो पूरे शरीर में रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो उसके खास स्थान है वो है हमारी बड़ी आंत, हमारी अस्थियां, हमारी त्वचा और कान। देखिए, कान सुनने का काम करते हैं और सुनना आकाश महाभूत से संबंधित है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि वात दोष हमारे शरीर में वायु और आकाश महाभूत दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम पित्त दोष के सामान्य कार्यों को देखेंगे। पित्त दोष मुख्य रूप से हमारे शरीर में पाचन, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, शरीर में ऊर्जा बनाए रखना, शरीर का तापमान बनाए रखना, विशेषकर त्वचा का तापमान बनाए रखना, और आंखों से जो देखने का कार्य होता है रोशनी से, वो कार्य पित्त दोष के कारण होता है। भोजन पचने के बाद जो अन्न रस बनता है उसका शरीर को पोषण के रूप में रक्त, मांस, मेद आदि धातुओं में परिवर्तित करने का काम भी मुख्य रूप से पित्त दोष की जिम्मेदारी होती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो पूरी तरह से जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय है पूरे शरीर का, धातुओं का, वो सब पित्त दोष करता है। मानसिक तौर पर पित्त दोष हमें बुद्धि को तीव्र बनाए रखने में और अन्य भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या आदि को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका निभाता है। अब हम शरीर में पित्त के मुख्य स्थानों की बात करें तो हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय यानी स्टमक, और स्वेट ग्लैंड्स यानी स्वेद ग्रंथियां, रक्त, त्वचा आदि, ये पित्त के मुख्य स्थान है। अब हम कफ दोष के सामान्य कार्यों को देखते हैं। कफ दोष का मुख्य कार्य है शरीर के आकार को बनाए रखना, शरीर में जो जोड़ने का काम है, लुब्रिकेशन, हमारे जोड़ों को भी जोड़ के जो रखता है फ्लूइड, तो जो फ्लूइड जितने भी शरीर में है, तरल द्रव्य, हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखना भी कफ दोष का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इम्यूनिटी अर्थात व्याधि क्षमता। इसलिए तीनों शारीरिक प्रकृतियों में कफ प्रकृति वाले लोगों को बहुत अच्छे व्याधि क्षमत्व और अच्छी आयु वाला माना जाता है। तो कफ दोष शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक रूप से देखें तो मानसिक बल को भी हमें देता है। हमारे अंदर बहुत अच्छे भाव जैसे क्षमा, करुणा आदि को उत्पन्न करता है। हमारी स्मृति को अच्छा बनाए रखता है यदि वो अच्छी या संतुलित अवस्था में है। साथ ही हृदय एवं फेफड़ों से संबंधित सुरक्षा भी वो प्रदान करता है। तो इस तरह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्थायित्व देने का काम कफ का रहता है। पर कई बार यदि मानसिक रूप से देखें तो कफ वालों में थोड़ा लालच या लोभ भी आता है। कफ के मुख्य स्थान है छाती, गला, सिर, नाक, मुंह, हमारे शरीर की संधियां यानी जॉइंट्स। वैसे कफ दोष भी पूरे शरीर में रहता है बाकी दोषों की तरह, पर ये कफ के मुख्य स्थान है। मुख्य स्थान से ये तात्पर्य है कि जब भी ये दोष असंतुलित होंगे तो जो भी बीमारियां होंगी पहले इन स्थानों से संबंधित बीमारियां होंगी। तीनों दोषों से होने वाली बीमारियों को विस्तार से जानना हो तो हम इसी त्रिदोष सीरीज में आगे के जो वीडियो है उसमें अलग अलग दोषों के द्वारा अलग अलग जो बीमारियां होती है वो बताएंगे। तो वो आगे के वीडियो इस सीरीज के आप अवश्य देखें। अब हम इन तीनों दोषों के 5 प्रकारों की बात करेंगे। आप लोगों ने तीनों दोष यानी त्रिदोष के ऊपर तो कई जगह कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत कम जगह इनके 5 प्रकारों की भी चर्चा होती है। तो आज हम वही चीज आपको बता रहे हैं। पहले हम वात दोष के 5 प्रकारों को देखते हैं। वात दोष के 5 प्रकार हैं। पहला प्राणवायु, दूसरा उदान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा व्यान वायु, 5वां अपान वायु। तो ये जो 5 प्रकार की वायु है ये वात दोष के प्रकार है शरीर में। पहले हम प्राण वायु की बात करते हैं।
प्राण वायु के मुख्य स्थान है सिर, छाती, गला, मुंह और नाक। तो इन स्थानों से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो प्राणवायु करता है। अब दूसरा वायु अर्थात उदान वायु की बात करते हैं। तो उदान वायु नाभि से लेकर छाती तक के हिस्से में रहता है। तो इस हिस्से में जो भी क्रियाएं होंगी वो सब उदान वायु करता है। तीसरा वायु है समान वायु। समान वायु का जो कार्य है वो है आमाशय। आमाशय में ये रहता है और आमाशय में जो भोजन के घूमने की गतिविधि है, जैसा कि हमने बताया कि वायु हमेशा गतिविधि जो भी होगी वो वायु करेगा। तो आमाशय में गतिविधि में मुख्य गतिविधि है भोजन को घुमाना। तो भोजन का जो मूवमेंट है पाचन क्रिया के दौरान वो समान वायु करता है। चौथा जो प्रकार है वो है व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में रहता है। साथ ही ये जो शरीर में पूरे में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे हमारी नर्व इम्पल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हम जो अपने इंद्रियों के द्वारा मैसेज ब्रेन को भेजते हैं वो इम्पल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, या रक्त का पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन हो, तो पूरे शरीर में जो परिसंचरण की क्रियाएं हैं वो व्यान वायु करता है। पांचवा जो प्रकार है वो है अपान वायु। अपान वायु हमारे शरीर की बड़ी आंत में रहता है। अपान वायु मलमूत्र का त्याग या मासिक धर्म के समय आर्तव का बाहर जाना या बच्चे के जन्म के समय मां के शरीर से बच्चे को बाहर की तरफ धकेलना, ये जितने भी क्रियाकलाप है वो अपान वायु करता है। इस प्रकार अपान वायु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य में निभाता है। आपको बता दें कि शरीर के 80% रोग हैं वो वात के कारण होते हैं और वात से संबंधित होते हैं किसी न किसी रूप में। तो वात दोष का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में रहता है। अब हम पित्त दोष के 5 प्रकारों की बात करेंगे। पित्त के 5 प्रकार हैं। पहला पाचक पित्त, दूसरा रंजक पित्त, तीसरा भ्राजक पित्त, चौथा आलोचक पित्त, पांचवा साधक पित्त। पहले प्रकार की बात करते हैं। पाचक पित्त का मुख्य स्थान आमाशय है और जो भी पाचन संस्थान से संबंधित रस उत्पन्न आमाशय में होते हैं, जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, वो सब पाचक पित्त का ही रूप है। दूसरा है रंजक पित्त। रंजक पित्त का मुख्य स्थान है यकृत। यकृत मतलब लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तो आहार रस से जो रक्त धातु बनती है वो रंजक पित्त का कार्य माना गया है और रक्त के लाल वर्ण को भी रंजक पित्त का कार्य ही माना गया है आयुर्वेद में। पित्त का तीसरा प्रकार है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त हमारी त्वचा में रहता है, तो त्वचा के तापमान को बनाए रखता है भ्राजक पित्त। चौथा जो प्रकार है वो है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त आंखों में रहता है और आंखों से जो रोशनी यानी देखने का कार्य है वो आलोचक पित्त का होता है। पांचवा जो प्रकार है वो है साधक पित्त। साधक पित्त हृदय में रहता है और हृदय से संबंधित जो भी मेटाबॉलिज्म और हृदय की ऊष्मा को बनाए रखना आदि कार्य होते हैं वो साधक पित्त करता है। अब हम बात करेंगे 5 प्रकार के कफ की। पहला है बोधक कफ, दूसरा है अवलंबक कफ, तीसरा है तर्पक कफ, चौथा है क्लेदक कफ, पांचवा है श्लेष्मक कफ। पहला प्रकार है बोधक कफ यानी सलाइवा। बोधक कफ हमारे मुंह में टेस्ट यानी रस का काम करता है कि जो भोजन का स्वाद है वो लेने का, साथ ही जो हम खाते हैं उसको लुब्रिकेट करता है, मतलब उसको गीलापन खाने को प्रदान करता है। तो जो मुंह का सलाइवा है वही बोधक कफ है। दूसरा कफ है अवलंबक कफ, जो हृदय और छाती में रहता है और उसमें स्थायित्व प्रदान करता है। तीसरा है तर्पक कफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम तर्पक कफ कह सकते हैं, जो हमारे मस्तिष्क और उसकी कोशिकाओं को पोषण देता है। चौथा प्रकार कफ का है क्लेदक कफ। यह कफ आमाशय में जब हमारी भोजन की पाचन प्रक्रिया होती है तो आमाशय में जो भोजन है उसको ये गीलापन प्रदान करता है या लुब्रिकेशन प्रदान करता है। पांचवा जो कफ का प्रकार है वो है श्लेष्मक कफ। उसको हम साइनोवियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड जो है, जो 2 हड्डियों का जोड़ है के बीच में जो थैली होती है पानी की, वो है साइनोवियल फ्लूइड, जो जोड़ों को आपस में घिसने, हड्डियों को आपस में घिसने में रोकती है।
यानी जोड़ों को मजबूती प्रदान करने वाला कफ है श्लेष्मक कफ। इस प्रकार हमने तीनों दोषों के 5-5 प्रकारों को जाना। ये 5-5 प्रकार एक ही दोष के अलग अलग हिस्से में जो कार्य है उसको लेकर बनाए गए हैं। अब हम जानेंगे कि ये तीनों दोष अलग अलग ऋतुओं में कब शरीर में बढ़ते हैं, कब इकट्ठा होते हैं, कब रोग पैदा करते हैं, इन सब बातों को। एक दोष किसी एक ऋतु में शरीर में इकट्ठा होता है और उसकी अगली ऋतु में यानी सीजन में वो प्रकोपित होता है। प्रकोपित मतलब उस ऋतु में वो उस संबंधित रोगों को उत्पन्न करेंगे। तो पहले हम वात दोष की बात करते हैं। वात दोष गर्मियों में यानी ग्रीष्म ऋतु में एकत्रित होता है, जिसको आयुर्वेद में संचय होना कहते हैं। और इसका वात दोष का जो प्रकोप होता है वो उसकी अगली ऋतु यानी वर्षा ऋतु में होता है। तो आप देखेंगे कि जो जोड़ों के दर्द है, पुराना कोई भी दर्द है, वो सारे वर्षा ऋतु में बहुत ही तेजी से उभरते हैं फिर से, क्योंकि वर्षा ऋतु वात दोष के प्रकोप का काल है। अब हम पित्त दोष की बात करें तो पित्त दोष का संचय होता है शरद ऋतु में। संचय मतलब इस ऋतु में पित्त दोष एकत्रित होता है और पित्त दोष का प्रकोप होता है उसकी अगली ऋतु यानी हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु यानी सर्दियों का समय। तो आप इस समय देखेंगे कि हमारी जठराग्नि बहुत तेज होती है। सर्दियों में आप भारी से भारी खाना पचा सकते हैं, तो वही हेमंत ऋतु है जब पित्त के प्रकोप का काल है। अगले दोष की बात करें तो वो है कफ दोष। कफ दोष का संचय होता है शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु मतलब सर्दियों के आखिरी दिनों का जो ऋतु वो। और कफ दोष का प्रकोप होता है वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में आप देखेंगे कि अचानक जब सर्दियां खत्म होती है और वसंत ऋतु आती है तो हमारे सबके नाक में, गले में कफ बढ़ने लगता है। तो ये कफ के प्रकोप का काल है। इसीलिए वसंत ऋतु को पंचकर्म यानी शोधन चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ काल बताया गया है। आपको यदि अपनी प्रकृति के विषय में जानने में रुचि है तो आप हमारा एक अन्य वीडियो अपने स्वभाव यानी अपनी प्रकृति को जाने ये अवश्य देखें। और प्रकृति के अनुसार आहार विहार के विषय में आपको जानना है तो प्रकृति अनुसार आहार यानी क्या खाएं क्या न खाएं, इस नाम के वीडियो को आप देख सकते हैं। इनका लिंक हमने नीचे विवरण में दे रखा है। यदि कोई अन्य प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित, आप निसंकोच हमें लिखें। हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है यदि हम आपके किसी भी काम आ सके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं। हमें बीमारियों के विषय में ईमेल कर सकते हैं। हाँ, विशेष परिस्थितियों में आप यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप हमें ईमेल करें, हम आपका नाम नोट कर लेंगे। या आपके शहर के आसपास जब भी हमारा शिविर होता है तो उसके लिए आपका नाम रजिस्टर कर लेंगे। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें। ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। उसके लिए भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी किताबें हमने प्रकाशित कर रखी है। मान लो आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सदस्यता ले लेंगे, आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।